हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8। तो 4 नंबर चैप्टर हम लोग कर रहे थे। हम लोग पढ़ रहे थे कॉलोनियलिज्म एंड इंडियन ट्राइबल सोसाइटी। भारत में जो आदिवासी थे उन पर क्या प्रभाव पड़ा अंग्रेजों के आने से, उनके बारे में पढ़ रहे थे। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। मेनी ट्राइबल्स ग्रुप लाइक वान गुजर ऑफ पंजाब, गद्दीस ऑफ कुलू इटीसी लिव्ड बाई हॉर्डिंग एंड रियरिंग ऑफ एनिमल। ये जो आदिवासी थे, जैसे वान गुजर जो कि पंजाब में रहते थे, गद्दीस जो कि कुल्लू में रहते थे, उन लोगों का मुख्य पेशा था जानवरों को चराना, हर्डिंग करना। दे मूव्ड अबाउट इन सर्च ऑफ पास्चर लैंड, और वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे पास्चर लैंड की तलाश में। पास्चर यानी कि वैसी भूमि जहाँ पे पशुओं को चराया जा सके। दे एक्सचेंज एनिमल प्रोडक्ट लाइक मिल्क, बटर एंड वूल फॉर अदर थिंग दैट दे रिक्वायर्ड। और वो लोग जानवर जो चराते थे उनसे जो दूध निकलता था उससे वो बटर बनाते थे, दूध और ऊन को बाकी चीज़ों के लिए वो एक्सचेंज करते थे। Amongst the Mundas of Chota Nagpur, the land belonged to the clan as a whole. All members had right on the land. और जो छोटा नागपुर पठार में जो मुंडा जाति के लोग रहते थे, मुंडा ट्राइब्स रहती थी, वो सारे जमीन पर उन्हीं का हक था और सारे मेंबर का अधिकार होता था उस भूमि पर। Such tribes were settled agriculturists, though they practice hunting and gathering as well. और ऐसे जो आदिवासी जनजातियाँ थी वो एग्रीकल्चरिस्ट थी, यानी कि वो खेती करती थी। और हालांकि वो लोग शिकार और गैदरिंग भी करते थे, यानी खाना इकट्ठा करके रखते थे। अब इम्पैक्ट ऑफ कोलोनाइजेशन ऑन द ट्राइबल लाइफ। अब जो भारत में कोलोनाइजेशन आया, कोलोनाइजेशन भी होता है जो बड़े देश होते हैं, जो शक्तिशाली देश होते हैं, वो छोटे देशों पे कब्जा कर लेते हैं, उन्हें गुलाम बना देते हैं, उसे कोलोनियल कहते हैं। जब भारत में जब ब्रिटिशर आए तो उनके बाद आदिवासियों पे क्या प्रभाव पड़ा उनके जीवन पे। ऑलमोस्ट एवरी ट्राइब हैड अ ट्राइबल चीफ। सभी आदिवासियों का एक ट्राइबल चीफ होता था जिन्हें सरदार कहा जाता था, उनका एक मुखिया होता था। बट अंडर द ब्रिटिश रूल द चीफ लॉस्ट ऑल पावर एंड वेयर फोर्स्ड टू फॉलो द लॉ मेड बाय द ब्रिटिश ऑफिसर इन इंडिया। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद जो उनके सरदार होते थे उनका सारी शक्ति को खत्म कर दिया गया और उन्हें फोर्स किया गया कि जो कानून अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया है वही मानना है। द ब्रिटिशर डिड नॉट वांट शिफ्टिंग कल्टिवेशन बिकॉज इट वॉज डिफिकल्ट टू कंट्रोल। और अंग्रेज नहीं चाहते थे कि जो आदिवासी है वो शिफ्टिंग कल्टिवेशन करे। शिफ्टिंग कल्टिवेशन मैंने बताया था, जिसे झूम खेती भी कहते हैं। यानी कि एक जगह अगर कुछ साल किए, वहाँ पे अगर उपजाऊ फर्टिलिटी कम हो गई उस भूमि की, तो दूसरे जगह कार्य करने लगे। लेकिन अंग्रेज ऐसा नहीं चाहते थे क्योंकि इसे कंट्रोल करना काफ़ी कठिन था। बट द ट्राइबल्स फोर्स द ब्रिटिशर टू अलाउ देम टू कंटिन्यू शिफ्टिंग कल्टिवेशन। लेकिन जो आदिवासी थे उन्होंने ब्रिटिशर्स को फोर्स किया कि नहीं, हमें शिफ्टिंग कल्टिवेशन करने दिया जाए। द चेंज मेड इन द फॉरेस्ट लॉ मेड द ट्राइबल लाइफ वेरी डिफिकल्ट। और जो फिर जंगल में जो कानून लगाए गए उनसे जो ट्राइबल की ज़िंदगी थी, जो आदिवासियों की ज़िंदगी थी, वो काफ़ी कठिन हो गई क्योंकि वो जंगल से ही अपनी ज़रूरतों को पूरा करते थे। मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट वेयर डिक्लेयर्ड एज द स्टेट प्रॉपर्टी। ज़्यादातर जो जंगल है वो राज्य की संपत्ति घोषित कर दी गई, वो देश की संपत्ति घोषित कर दी गई। स्पेशली द रिजर्व फॉरेस्ट विच प्रोड्यूस टिम्बर। स्पेशली वो जंगल जहाँ से लकड़ियाँ काटी जाती थी वो अंग्रेजों ने अपने कंट्रोल में कर लिया। मेनी ट्राइबल्स हैड टू मूव टू अदर एरिया इन सर्च ऑफ लिवलीहुड। और बहुत सारे आदिवासियों को दूसरे एरिया में जाना पड़ा अपने जीवन यापन की तलाश में। दिस क्रिएटेड अ शॉर्टेज ऑफ लेबर टू कट ट्री फॉर द रेलवे स्लीपर्स एंड टू ट्रांसपोर्ट लोग्स। और इससे क्या हुआ कि मजदूरों की कमी हो गई। पेड़ काटने के लिए जो मजदूर चाहिए थे, रेलवे स्लीपर्स बिछाने के लिए उस समय बहुत मात्रा में पेड़ काटे जा रहे थे, लेकिन रेल के बीच में पटरी लगा होता है, ये लकड़ी लगा होता है उसके लिए। एंड टू ट्रांसपोर्ट लोग्स, और ट्रांसपोर्ट के लिए भी जो लकड़ी भेजी जाती थी उसके लिए भी मजदूर कम मिलने लगे। ड्यूरिंग द 19th century when the demand for the forest produce increased, और जब 19वीं सदी में जब फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो होता था, शहद, लकड़ी, इन सब का जो डिमांड है इंक्रीज हुआ, द ट्रेडर एंड द मनी लेंडर टुक एडवांटेज ऑफ इट। जो व्यापारी थे और जो कर्ज देने वाले थे, कर्जदाता थे, उन्होंने इसका एडवांटेज उठाया। दे वेंट टू द ट्राइबल एंड ऑफर देम कैश लोन। वो आदिवासियों के पास गए और उनको कहा कि हम आपको लोन देते हैं, कैश नगद लोन देते हैं। दे ऑल्सो आस्क देम टू वर्क फॉर वेजेस। और उन्होंने ये भी उनको ऑफर दिया कि आप हमारे लिए वेजेस पे काम करें, यानी मजदूरी देंगे और आप हमारे यहाँ कार्य करें। लेट अस टेक द केस ऑफ द संथाल ऑफ हजारीबाग हु रियर्ड सिल्क वॉर्म फॉर द। अब हम लोग एक केस देखते हैं एक संथाल आदिवासी जनजाति की, जो कि हजारीबाग झारखंड में थे, जो कि सिल्क वॉर्म, रेशम के कीड़े से प्रोडक्शन ऑफ कोकून, रेशम बनाते थे कोकून से। व्हेन द डिमांड फॉर इंडियन सिल्क इंक्रीज, जब भारत के रेशम का जो डिमांड है वो बढ़ता गया, एफर्ट वे आर मेड टू इनकरेज सिल्क प्रोडक्शन। द ट्रेडर, देयर एजेंट एंड मेनी मिडिल मैन अप्रोच द ग्रोवर्स। जो व्यापारी थे, एजेंट थे और जो भी मिडिल मैन थे, उन्होंने ग्रोवर्स को अप्रोच किया, जो उगाते थे, जो रेशम बनाते थे।
दे गेव देम कैश लोन एंड कलेक्टेड कोकून फ्रॉम देम, वो उन्हें कैश लोन देते थे और उनसे कोकून लेते थे। यू विल बी सरप्राइज, आपको यह जान के आश्चर्य होगा, दैट दे जस्ट पेड ₹3 for 1000 कोकून एंड देन सोल्ड देम एट 5 times मोर, यानी वो 3 रुपये में हजारों कोकून उनसे लेते थे और उनको 5 times यानी 5 गुना ज़्यादा दाम पे बेचते थे। When the tribal groups came to know of the reality, they were shocked and started considering the trader as their enemy. और जब ये बात पता चली आदिवासियों को तो वो शौक हो गए और उन्होंने ट्रेडर्स को अपना दुश्मन मानने लगे, अपना इनेमी मानने लगे, व्यापारियों को। Many tribals had to leave their forest home in search of work. बहुत सारे आदिवासियों को अपना घर छोड़ना पड़ा काम की तलाश में। A large number of them were recruited through contractor to work in the tea plantation in far off area of Assam. बहुत सारे लोग जो है वो चाय के बागानों में लग गए, उन्हें दूर दूर जाके काम करना पड़ रहा था। They were paid low wages and were not allowed to go back home. उनको बहुत ही कम मजदूरी दिया जाता था और उनको ये भी अनुमति नहीं थी कि वो वापस अपने घर जा सके। द प्लाइट ऑफ द कोल माइन वर्कर्स वाज नो लेस माइजरेबल, और जो कोल माइन्स में काम करते थे, कोयले खदान में काम करते थे, उन मजदूरों का भी जो जिंदगी था काफ़ी माइजरेबल, काफ़ी दयनीय था। मेनी मोर ट्राइबल्स वे आर रिक्रूटेड इन फैक्ट्री एंड फील्ड्स टू वर्क अंडर वेरी हार्श कंडीशन। काफ़ी सारे आदिवासियों को फैक्ट्री में काम कराया जाता था, खेत में काम कराया जाता था, जहाँ पे कंडीशन, जहाँ की स्थिति काफ़ी कठिन होती थी, उन्हें काफ़ी कठिन स्थिति में काम करना होता था। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ट्राइबल रिवोल्ट, इतना अत्याचार होने के बाद वो लोग चुप बैठने वाले थे नहीं, उन्होंने भी विद्रोह कर दिया। अब उसके बारे में हम लोग देखेंगे। द कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द फॉरेस्ट वेल्थ मेड मेनी ट्राइबल्स होमलेस एंड जॉबलेस। जो एग्रीकल्चर का कॉमर्शियलाइजेशन हुआ और जो जंगलों का एक्सप्लॉयटेशन हुआ, उससे जो है बहुत सारे ट्राइबल्स होमलेस हो गए, घर उनका उजड़ गया, जॉबलेस हो गए, काम उनका चल गया। द अनजस्ट पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश रिजल्टेड इन रिबेलियन बाई ट्राइबल्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। और जो अंग्रेजों की नीति थी, अनजस्ट नीति थी, यानी अन्याय वाली नीति थी, उससे जो अंग्रेज है वो अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासियों ने विद्रोह कर दिया, क्रांति कर दी अलग अलग भागों में। रिवोल्ट बाई खासीस हु लिव्ड इन खासी हिल्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट असम, एक आदिवासी जनजाति थी जिसका नाम खासीस था, जो कि आसाम में रहती थी पहाड़ी पर। टुक प्लेस इन 1829, उन्होंने 1829 में विद्रोह कर दिया। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रोड थ्रू देयर लैंड यूनाइटेड मेनी खासीस चीफ अगेंस्ट द ब्रिटिशर अंडर द लीडरशिप ऑफ बार मनिक एंड तिरुट सिंह। और उनके जमीन से रोड बनाया जा रहा था, इसके विरोध में कई सारे जो चीफ थे, सरदार थे, वो एक साथ आ गए और जिनमें बार मनिक थे, तिरुत सिंह थे। उन्होंने द ब्रिटिश सप्रेस्ड इट ब्रूटली, लेकिन ब्रिटिशर्स ने उनको काफ़ी निर्दयपूर्वक उसे सप्रेस कर दिया, उस विद्रोह को दबा दिया। फिर आए द कुकास ऑफ हिली रीजन ऑफ मणिपुर एंड त्रिपुरा केप द अटैकिंग ऑन द ब्रिटिश टेरिटरी फ्रॉम 1829। लेकिन 1829 से जो मणिपुर और त्रिपुरा के आदिवासी थे, जो कुकास, वो लगातार अटैक करते रहे ब्रिटिश क्षेत्र में। दे टुक वेयर फोर्स टू सरेंडर इन 1850, और 1850 में उन्हें भी सरेंडर करना पड़ा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग आगे का पेज देखेंगे। थैंक यू।